आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान 8वीं बोर्ड परीक्षा 2022 जो सत्र 21-22 की जो 8वीं बोर्ड की परीक्षा होने वाली है, उसमें आज के इस वीडियो में हम गणित का पेपर देखेंगे। जो आपके बोर्ड एग्जाम होने वाली है 8वीं बोर्ड परीक्षा, उसमें गणित का पेपर कैसा आएगा, तो उससे संबंधित आपका ये पूरा वीडियो है। पूरा पेपर आपके 80 नंबर का होगा। समय जो मिलेगा वो आपको 2 घंटे और 30 मिनट का समय मिलेगा। सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके जो अंक हैं वो अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। तो आइए हम देख लेते हैं। ये वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो पेपर पैटर्न आपको जो पूरा समझ में आ जाएगा और हम इसमें प्रश्नों को हल भी करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं हम इसमें। ये गणित का पेपर आपके सामने है 8वीं बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये अबसद वाले प्रश्न आएंगे। तो पहला प्रश्न है इसमें, ए बटा बी का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो जब भी ये योज्य प्रतिलोम पूछे, ए बटा बी का योज्य प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि ए बटा बी में क्या जोड़े कि इसका उत्तर 0 आ जाए। तो हमेशा योज्य प्रतिलोम जो आएगा उसमें इसका विपरीत चिन्ह वाला आएगा। ये ए बटा बी है तो वो माइनस का ए बटा बी हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए बटा माइनस का ए बटा बी अपना आंसर हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में माइनस का ए बटा बी है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखो ये माइनस का ए बटा बी, तो अपना सही उत्तर हो जाएगा इसमें माइनस का ए बटा बी। अगर वो इसी प्रश्न को इस प्रकार से पूछता कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो फिर वो हो जाता हमारा बी बटा ए। लेकिन इसमें योज्य पूछा है तो केवल हमारा निशान चेंज होगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस होगा। गुणात्मक पूछे या व्युत्क्रम पूछे तो इसको हम उल्टा कर देंगे, अंश हर में चला जाएगा, हर अंश में चला जाएगा। तो अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। दूसरा सवाल आपके सामने कि ये वाला दूसरा सवाल आपके सामने है कि 3x बराबर 21, 3x बराबर कितना है 21, कि 3x बराबर है 21। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखो x के गुणा में 3 इधर आएंगे तो इसके भाग में चले जाएंगे। 21 में हम 3 का भाग देंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा 7। तो x का मान कितना आया यहाँ पे 7, तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें 7। तीसरा सवाल है, रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी होती है। रैखिक समीकरण जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि उस समीकरण का जब हम ग्राफ खींचेंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो सीधी रेखा जब हम खींचते हैं तो उसकी जो अधिकतम घात होती है वो हमेशा 1 होती है। तो रैखिक समीकरण के जो चर होते हैं उसकी अधिकतम घात हमेशा 1 होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लस का 1। तो बी वाला ऑप्शन अपना इसमें सही हो जाएगा। चौथा सवाल है आपके इसमें, चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं। रेखा को क्या कहेंगे, वैसे रेखाखंड है। तो ये जैसे मान लो एक चतुर्भुज है, आप इसके आमने सामने की बिंदुओं को, ठीक है, आमने सामने का मतलब इसको नाम दे देते हैं हम ए, इसको बी, और ये वाला सी है और ये वाला डी है। तो ए को मिलाएंगे हम सी से और बी को मिलाएंगे डी से। तो ये जो रेखाखंड खींचा हमने ए डी, ए सी और बी डी, इनको क्या कहा जाता है, तो इनको विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, विकर्ण कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो विकर्ण हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। फिर सवाल नंबर 5 है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं। तो ये देखो ये एक समांतर चतुर्भुज है, आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, ये आपके सामने जो आकृति है वो भी एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। तो आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। आमने सामने को हम सम्मुख कहते हैं, सम्मुख भुजाएं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बराबर। जैसे इसका सवाल ऐसे बनेगा, ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें दे दिया कि ये एक समांतर चतुर्भुज है कि इसमें 3x बराबर मान लो 21 दे दिया। पूछेगा इसमें x का मान ज्ञात करो, या फिर ठीक है 26 - 1, ठीक है इसको हम आगे वापस करेंगे। तो ये इस प्रकार से x और y का मान इसमें पूछ सकता है सम्मुख भुजाओं से भी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बराबर। फिर छठा सवाल है, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या होता है, जो किसी न किसी का वर्ग होती है, इनमें से कौन सी संख्या किसी का वर्ग नहीं है। तो इसके 2 तरीके करने के, एक तो उसका वर्गमूल निकालो तो पता चलेगा, तो या फिर हमें वर्ग याद हो तो उसको हम डायरेक्ट ही कर लेंगे। तो जैसे इसमें ये 441 21 के वर्ग हैं, 81 जो है 9 के वर्ग हैं। अब इन दोनों में से हमें बताना है। तो हम जानते हैं कि 79 जो है वो किसी का वर्ग नहीं है। हाँ 81 जरूर 9 का है, और 64 जो है वो
8 के हैं, यानी कि 8 के वर्ग 64 और 9 के वर्ग 81, इसके बीच में 79 आता है, वो किसी के वर्ग नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 79, वो किसी की पूर्ण वर्ग नहीं है। सवाल नंबर 8 है, निम्न में से किस संख्या की वर्ग संख्या के अंत में 1 आएगा? तो किसका वर्ग करने पर उसका इकाई अंक 1 आएगा? तो देखो इसके लास्ट में 109, 109 के लास्ट में कितने हैं? 9। अब 9 का वर्ग कितना होता है? 81, यानी कि इसी का उत्तर हो जाएगा 81। बाकी आप दूसरे देख सकते हैं, अपना उत्तर हो जाएगा इसमें 109। ये 82 है तो 2 के वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 4। 125, 123 है तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9। 7 का वर्ग 7 7 49, तो ये 9 हो जाएंगे। तो हमारा इकाई अंक 1 चाहिए इसमें, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 109। फिर अगला सवाल है, 120 का 80% कितना होगा? निकाल लेते हैं अभी 120 का 80% कितना होता है। तो 120 इसको गुणा करेंगे हम 80 से और बट्टे में लिखेंगे 100। 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 120 वाला कट जाएगा। तो 12 को गुणा करेंगे जब हम 8 से, तो 12 इंटू 8, 12 को गुणा करेंगे 8 से, तो इसका उत्तर हो जाएगा 96। तो 120 का 80% कितना होता है? 96। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर है। फिर सवाल नंबर 9 देखो, इसमें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो वो होता है 180 डिग्री। ये त्रिभुज है, इसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। अब आपको एक सवाल का जवाब देना है। ये एक त्रिभुज है जिसमें एक कोण का मान ये 60 डिग्री है और दूसरे कोण का मान 70 डिग्री है। तो आपको ये यहाँ वाला कोण बताना है कि यहाँ कितने डिग्री का कोण होगा। ये एक कोण 60 है, दूसरा 70 है। ये तीसरे कोण का मान आपको ज्ञात करना है, ये वाला कोण कितना होगा। त्रिभुज के तीनों ही कोणों की जोड़ 180 डिग्री के बराबर होती हैं। इसको करने के लिए आपको क्या करना है? इन दोनों कोणों को जोड़ना है और 180 में से घटाना है और x का मान आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। फिर सवाल नंबर हम 10 देखते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो मूल बिंदु कौन सा होता है? जहाँ x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं, वो वाला बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। तो ये जो बिंदु है वो मूल बिंदु के नाम से जाना जाता है। इसके जो निर्देशांक होते हैं, यहाँ पर देखो x का मान भी 0 होता है, यहाँ पर x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0,0 होंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें 0,0। थोड़ी सी जानकारी इसमें हम और देते हैं इसमें कि x अक्ष और y अक्ष के निर्देशांक और क्या कहलाते हैं। तो y अक्ष को तो कहते हैं कोटि, y अक्ष को कहा जाता है कोटि और x अक्ष को कहा जाता है भुज। तो आपको भुज और कोटि के निर्देशांक भी पूछा जा सकता है। तो y का मान कोटि होता है और x का मान भुज होता है। किसी भी बिंदु में जो पहला बिंदु है, पहला अक्षर है वो हमारा x का मान होता है, बाद वाला अक्षर y का मान होता है। इसमें भुज 2 है और कोटि 3 है। और एक प्रश्न ये बनता है कभी कभी कि ये 2,-3, 2,-3, इसकी x अक्ष से दूरी कितनी है। तो जब भी x अक्ष से दूरी पूछे तो y का मान लिखना है और y अक्ष से दूरी पूछे तो x का मान लिखना है। लेकिन ध्यान रखना दूरी हमेशा प्लस में होती है, तो माइनस वाली संख्या दे रखी हो तो भी उसको हम प्लस में लिखेंगे। जैसे इसकी x अक्ष से दूरी प्लस के 3 आएंगे क्योंकि माइनस में दूरी नहीं होती है। सवाल नंबर 11 है, इसमें 6xy इसको गुणा करना है 4x की घात 2 से। तो आसान सा गुणा है, 6 को गुणा कर दो 4 से, 6 चौक कितने हो जाएंगे? 24। फिर x को गुणा करेंगे x स्क्वायर से, तो x की घात 1 और x की घात 2 कितनी हो जाएगी? x की घात 3 और फिर y की घात 1 है तो ये y की घात 1 हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 24x की घात 3y। तो किस में मिल रहा है ये वाला उत्तर? 24x की घात 3y। तो पहला ही ऑप्शन है देखो 24x की घात 3y अपना करेक्ट आंसर होगा। फिर सवाल नंबर 12 है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे इनटू है। तो ये 5/6, 5/6, 5/6, 5/6 कितनी बार है? ये 4 बार है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5/6 की घात 4, इसके रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो देख लो ये वाला ऑप्शन किस में मिल रहा है? 5/6 की घात 4। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 5/6 की घात 4। यानी कि कोई भी संख्या गुणा में जितनी बार होती है उसको उतनी घात के बराबर में लिख लेते हैं। ये 2 कितनी बार है देखो, ये 2 1 2 3 4 बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 4। तो इसी प्रकार से 5/6 4 बार है, तो इसको हमने लिखा 5/6 की घात 4। फिर अगला सवाल है 13वां कि a-b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रमेय है, ये सर्व समीकरण है, ध्यान रखनी है इसको। जो आपकी 9वीं प्रश्नावली 9.5 उसमें दे रखी है, उसके उदाहरण में आप देखना। जैसे ये 9.5 की सर्व समीकरण है, तो 9.5 में ये a-b का होल स्क्वायर है। तो a-b का होल स्क्वायर क्या होता है? वो होता है a² - 2ab और प्लस b का स्क्वायर।
ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। अगर यही a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछते तो केवल ये 2 के आगे जो माइनस है वो प्लस में बदल जाता, बाकी सारा वैसा वैसे ही है। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का b स्क्वायर। तो प्लस का पूछे तो यहाँ 2 के आगे प्लस आएगा और माइनस का पूछे तो यहाँ 2 के आगे माइनस आ जाएगा, बाकी सारे प्लस में आएंगे। फिर सवाल नंबर 14, 2 अंकों की संख्या ए बी को लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10a प्लस बी, 10a प्लस बी के बराबर हो जाएगा। पहला उत्तर इसका सही है। 15वां क्वेश्चन है 15/16 एक्स वाई जेड प्लस 9, ये बीच में कोई निशान है इसके प्लस या माइनस, तो एक्स वाई जेड का इसमें गुणांक पूछा है। तो एक्स वाई जेड के अलावा कितना है 15/16, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15/16। फिर आपको दूसरे सवाल में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखो दूसरे सवाल में हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। पहला दूसरे का पहला है समीकरणों में सदैव का चिन्ह प्रयोग होता है, तो समीकरण वो बराबर का चिन्ह प्रयोग होता है। इसको कौन सा चिन्ह कहते हैं, समता चिन्ह। इस बराबर के चिन्ह को गणित में समता चिन्ह के नाम से जाना जाता है। तो बराबर का चिन्ह जो होता है इसको समता चिन्ह कहते हैं। तो समीकरण में हमेशा ये समता चिन्ह होता है। जैसे एक समीकरण है हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये तो बहुपद है, इसको समीकरण में बदलने के लिए बराबर लगा के कोई संख्या आके लिखी हुई होती है, अधिकतर 0 मिलता है। बाकी के द्विघात समीकरण आपके सामने, द्विघात बहुपद है, फिर इसको द्विघात समीकरण बनाया। वर्ग संख्याओं के अंत में ये शून्य है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर शून्य। तो वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम संख्या होती है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सम। कोई भी संख्या होगी वो किसी किसी का वर्ग है तो उसमें शून्यों की संख्या सम होती है। जैसे हम अगर 10 का वर्ग करेंगे तो इसका उत्तर कितना आएगा, 100 आएगा, और 100 का वर्ग करेंगे तो इसका उत्तर 10,000 आएगा। तो देखो 100 में और 10,000 में शून्यों की संख्या इसमें 2 है, इसमें 4 है। जब हम 1000 का करेंगे तो वो 1 के 6 जीरो लग जाएंगे। तो कुल मिला के शून्यों की संख्या 2, 4, 6, 8, 10 के रूप में होती हैं अगर वो किसी संख्या का वर्ग है तो। तीसरा सवाल है ब्याज का संयोजन होने पर ब्याज की दर आधी हो जाती है। तो हाँ ठीक है, ये अर्धवार्षिक होने पर ब्याज का संयोजन अगर अर्धवार्षिक है तो ब्याज की जो दर है वो आधी हो जाती है, समय 2 गुना हो जाता है। तो ये हमें इस विषय ध्यान रखना है। चौथा सवाल है 2/8 x की घात 4 में x की घात 4 का गुणांक पूछा है। तो जब भी गुणांक पूछे इसके गुणा में कौन सी संख्या है, तो देखो x की घात 4 के गुणा में है 2/8 इंटू एक्स की घात 4। तो x की घात 4 के गुणा में कौन सी संख्या है 2/8, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/8 अपना उत्तर हो जाएगा। पांचवी सवाल है किसी संख्या के इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या से विभाजित होगी। तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, जिसके लास्ट में 0 है तो वह 10 से विभाजित होगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पे 10। वैसे जिसके 0 होता है वो 2 से भी डिवाइड होता है और वो 5 से भी होता है। तो 2 इंटू 5 किसके बराबर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें 10। सबसे बढ़िया जो उत्तर है उसमें 10 होगा। वैसे 2 का भी भाग जाता है जिसके लास्ट में 0 होता है, जिसके लास्ट में 0 होता है उसमें 5 का भाग भी जाता है। अब देखते हैं हम सवाल नंबर, ये जैसे हो गया ये पूरा दूसरे की 5वीं, और अब सवाल नंबर 3 है जिसमें इसको हल करना है। ठीक है, देखो यहाँ दे रखा है 16 की घात -1 इंटू 5 की घात 3 और 2 की घात -4। जब इसको हम हल करेंगे तो ये -1 की घात नीचे आ जाएगी, -4 की घात ऊपर चली जाएगी। तो ये इस रूप में बनेगा 5 की घात 3 इंटू 2 की घात 4 बटे में ये 16 की घात 1 हो जाएगा। तो देखो 2 की घात 4 कितना 16 होता है, तो इसकी जगह पे हम कितना लिख लेंगे यहाँ पे 16। 16 से 16 कट जाएंगे, बचेंगे 5 की घात 3। 5 की घात 3 का मतलब क्या है 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 को 3 बार जब हम गुणा करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 तो वो 125 के बराबर होगा। फिर अगली संख्या है, चौथा सवाल है घातांक रूप में लिखना है। तो पहले हम इसको गुणा कर लेंगे, आधार समान होने पे घातें जुड़ जाएगी। तो देखो 4 की घात 3 इंटू 4 की घात 4, इसका उत्तर कितना हो जाएगा 4 की घात 7। इसमें भाग देना है 4 की घात 3 का। तो गुणा में तो आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती हैं और भाग में आधार समान होने पे घातें घट जाती हैं। तो इसका उत्तर ये 7 में से 3 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 4 बच जाएंगे। तो 4 की घात 4 इसका आंसर होगा। वैसे इसको हम सीधा करना चाहे तो भी कर सकते हैं। 4 की घात 3 इंटू 4 की घात 4 बटे में भाग देना है 4 की घात 3 का। तो 4 की घात 3 से 4 की घात 3 कट जाएगी, 4 की घात 4 ये अपना आंसर होगा।
फिर सवाल नंबर है 5। देखो सवाल नंबर 5 में 5/6x प्लस 7/6x प्लस 1/6x का योगफल ज्ञात करना है। देखो इसमें एक चीज़ कॉमन दिख रही है आपको कि सब में इसमें x कॉमन है, तो सबका x बाहर कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा 5/6 प्लस 7/6 प्लस 1/6। अब सबके लास्ट में 6 है तो ऊपर वाली संख्या को वैसे ही गुणा जोड़ कर लो, तो ये हो जाएगा x, 7 और 5 12 ने 1 13/6, तो 13x/6 इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है छठा, इसमें 1/4 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए, 1:4 को, तो 1:4 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/4। प्रतिशत में बदलने के लिए इसको हम गुणा करेंगे 100 से, तो 4 के पार से 100 कटेंगे 25 बार, 25 को गुणा करेंगे 1 से, तो अपना उत्तर आ जाएगा 25%। इसी प्रकार से सवाल नंबर 7 है 8000 के घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करने, तो आसान है, 8000 की संख्या लिखनी है यहाँ पे 8000, फिर इसको 2 के पार से काटेंगे, ये 4000 बार कटेगा, फिर 2 के पार से काटेंगे, ये 2000 बार कटेगा, फिर 2 के पार से काटेंगे 1000 बार कटेगा, इसी प्रकार से 2 के पार से 500 बार, फिर वापस कटेंगे 2 के पार से 250 बार, फिर 250 2 के पार से 125 बार, फिर 125 5 के पार से 25 बार, और 25 कटेंगे 5 बार और 5 कटेंगे 1 बार। कुल मिला के 2 बार तो आएंगे 3 और 1 बार आएगा 5, 3 3 के जोड़े बनाएंगे, तो 2 × 2 × 5, तो 4 और 5 20 इसका आंसर आ जाएगा। कोई सवाल आपको पूरा समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करें, मैं आपको पूरा अलग वीडियो बनाकर समझा दूंगा। सवाल नंबर 8 है 42 का वर्ग बताना है, तो देखो 42 क्या है, 42 का वर्ग है तो 42 × 42 इसको गुणा करना है, ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1604। करेक्ट आंसर इसका 1600। एक मिनट रुकना, ये 42 का वर्ग थोड़ा मिस्टेक हो गई, 42 का वर्ग है, 42 का वर्ग करना है, तो 42 को 42 से गुणा करके इसका आंसर निकालना है, तो ये हो जाएगा 4404। ये 42 के आंसर है। फिर अगला सवाल है आयत की परिभाषा दीजिए, तो आयत क्या होता है, ये देखो ये वाली आकृति आपके सामने आयत है, तो आयत आमने सामने एक भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण समकोण होता है, आयत कहलाता है, विकर्ण बराबर होते हैं, समद्विभाजित करते हैं। फिर अगला सवाल है 2x - 3 = x + 2 का हल ज्ञात करना है, तो देखो x को इधर लाएंगे, इस माइनस के 3 को उधर ले जाएंगे, तो ये 2 कि इधर आएगा x, तो 2x - x बराबर आएगा 2, माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का 3, तो x बराबर है 2x में से एक x गया तो x, और 2 और 3 कितने हो गए 5, तो x का मान कितना आ गया 5 आ गया। इसी प्रकार से 5 ऐसी परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी है, तो एक तरफ हम 1 लिख लेंगे, एक तरफ 2 लिख लेंगे। अब बराबर संख्या से इसको गुणा भाग कर लेना है, जैसे इसको गुणा कर लेना है 2 से, और इसको भी गुणा कर लेना है 2 से, ठीक है, और इसको गुणा कर लेते हैं हम 5 से, इसको भी गुणा कर लेते हैं 5 से, तो ये तो हो जाएगा 2/2, और 1 मिनट रुकना, इसमें ये 1 है और ये 2 है, तो ये हो जाएगा 5/5, और इसको हम गुणा करेंगे 10, तो ये हो जाएगा 10/5, तो इसका उत्तर इसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/5, और जो एक संख्या लिखेंगे हम 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, इस प्रकार से हम संख्या इसमें लिख सकते हैं। फिर अगला सवाल है 15वां, इसमें 8x - 3/3x = 2, इसमें x का मान ज्ञात करना है, तो इस 3x को हम 2 से गुणा कर लेंगे, वो हो जाएगा 6x, तो 8x - 3 = 6x, 6x को इधर लाएंगे, इस 3 को उधर ले जाएंगे, तो 8 में से 6 गए तो 2x बचेगा, बराबर में 3, तो x बराबर आ जाएगा 3/2। इसी प्रकार से समांतर चतुर्भुज है ABCD, इसमें x y z का मान ज्ञात करना है, तो सामने वाली भुजा के जो कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, ये z वाला x के बराबर, 100 वाला इस y के बराबर, तो ये y का मान तो हो जाएगा यहाँ पे 100। अब हमें या तो x का मान ज्ञात करना है या फिर z का, तो कोई सा भी ज्ञात करेंगे, फिर दोनों आपस में वापस बराबर आ जाएंगे। तो यहाँ पे y का मान ज्ञात कर लेते हैं, y और 100 की जोड़ 180 डिग्री के बराबर होगी, क्योंकि दो क्रमागत कोण है,
तो इन दोनों की जोड़ 180 डिग्री के बराबर होगी। 100 को हम इधर ले आएंगे तो जेड का मान कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। 180 में से 100 को घटाएंगे तो जेड का मान 80 के बराबर आ जाएगा। तो आगे के सवाल हम जल्दी देख लेते हैं इसमें। वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 252 को गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 252 के हमें गुणनखंड करने, फिर जो संख्या बचती है उसका जोड़ा पूरा करने के लिए उसी संख्या से गुणा कर देना है। 18वां सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 512 का घनमूल ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से वही 512 के गुणनखंड करने, फिर 3 के जोड़े बनाकर उसको एक एक बार लिख लेना है। फिर अगली संख्या है, ए तथा बी का मान ज्ञात कीजिए जहां ए और बी एक अंक है। देखो 5 में क्या जोड़े की 2 आ जाए लास्ट में, तो हम यहाँ पे 7 जोड़ सकते हैं। 7 और 5 12 हो जाएंगे, हासिल का लगेगा 1 और यहाँ आ जाएगा 2 और 1 3 और 3 6। तो बी का मान 6 और ए का मान 7 हो जाएगा। तो ए बराबर 7 और बी बराबर 6 रखना, इसका आंसर मिल जाएगा। 7 5 12 का 2 हासिल का 1 और 3 2 5 और 1 6। तो ये ए और बी का मान आपके सामने है। फिर सवाल नंबर 20 है, एक स्कूटर 42,000 रुपये में खरीदा, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य में अवमूल्यन हो गया। तो 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है कि ये 42,000 का 8% ज्ञात करना है। जो भी उत्तर है उसको 42,000 में से माइनस कर देना है। 21वां सवाल है, राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात 5/7 है। 4 वर्ष बाद इनका योग 56 वर्ष हो जाएगा। तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये बड़ा सवाल है, मैं आपको अलग वीडियो में समझा दूंगा ये। और सवाल नंबर 22 भी थोड़ा बड़ा है, 22 23। अब सारे बड़े सवाल है तो इनको अलग वीडियो के माध्यम से आपको समझा दिया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। और 25वां सवाल है आपके सामने, मान ज्ञात करना है तो इसको हल कर लेंगे। और 24वें सवाल में आपको एक ग्राफ बनाना है, ठीक है, आलेख खींचना है। तो एक तरफ हम जमा धन ले लेंगे और एक तरफ हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा। इधर 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 हो जाएगा। इधर 80 160 240 320 और 400 के बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ पे डॉट डॉट लगा के वो सीधी वाली लाइन खींचनी है। तो ये आपको इसमें करना है। अगले वीडियो में हम इसका जो दूसरा पेपर है, मॉडल पेपर, वो देखेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने बाकी के सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। इसकी पीडीएफ आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और बाकी के और पेपर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।